जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज 4 जनवरी 2023 का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आज शाम के करंट अफेयर दे रहे हैं। शाम क्या रात ही हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सुबह 8 बजे के पहले रोज़ करंट अफेयर उपलब्ध करा दिए करें आगे से। दोस्तों, ये करंट अफेयर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आपसे जो भी इसमें बीच बीच में प्रश्न पूछे जाएं उनका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को? क्योंकि जो ब्रेल लिपि है, जो नेत्रहीनों के लिए वो भाषा का काम करती है, लिपि है, उसका आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। और लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में। इसलिए 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। इसके अलावा हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि 4 जनवरी 1643 को सर आइजैक न्यूटन का भी जन्म हुआ था। सर आइजैक न्यूटन से सभी परिचित होंगे। और आज आज 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये जो मार्गरेट सेकेंड है, ये कहाँ की क्वीन है? ये डेनमार्क की महारानी है और इन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। और अगर हम बात करें, ये जो मार्गरेट द्वितीय हैं या मार्गरेट सेकेंड की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 52 सालों तक राज किया है और अब ये अपना पद छोड़ रही हैं। और अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क क्या है? डेनमार्क एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? डेनिश भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फेडरिकिंस नाम याद रखिएगा कुल मिलाकर। और हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज हैं। इन्होंने क्या की है? वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईपीएल में जो अभी ऑक्शन लगा था आईपीएल का, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे खरीदा गया है। वो भी एक ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना है और ये भी बताना है कि किस टीम ने उन्हें खरीदा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना जी को किया गया। तो याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना जी को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर हम नालसा के बारे में बात करें तो नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी हिंदी में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस समय है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये भारत के 50वें नंबर के सीजेआई हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट से संबंधित ही हैं ये। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। NHSRCL है यहाँ पर के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को चुना गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को चुना गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक मकरंद रानाडे बने हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं और वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है।
भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत बनी है अमृता रायचंद। अमृता रायचंद क्या हैं? एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं। इन्होंने अपना करियर एक मॉडल के रूप में शुरुआत किया था, बाद के ये शेफ़ बन गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में दो बार हाल ही में लग गया। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुना गया है उनका नाम है फेलिक्स त्सेसिकेदी। ऑप्शन नंबर सी जो है फेलिक्स त्सेसिकेदी को चुना गया है। इन्होंने वहाँ पर इस चुनाव में लगभग 73% वोटों से वोट प्राप्त किए और ये कांगो के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगर हम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो राजभाषा है, इसकी राजभाषा कौन सी है? फ्रेंच यहाँ की राजभाषा है, मतलब फ्रांसीसी भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। कई क्षेत्रीय भाषा अलग हैं वो। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो किनशासा यहाँ की राजधानी है और यही यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है या शहर कहा जाए है। अगर हम बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक तंगानिका झील है। कौन सी है? तंगानिका झील है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को तंजानिया से अलग करती है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। कुल मिला के मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें बधाई भी दी थी इसके लिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। आप लोग को न्यूजीलैंड की राजधानी बताना है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। ये वही जेवियर माइली हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने को अनुचित करार देते हुए अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है कि इसमें कोई शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जेंटीना को ये अनुचित है। पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा, कौन कहाँ का राष्ट्रपति बना, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री बना है। आपको ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अदर सोशल मीडिया चैनल का भी लिंक है जिससे आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जो अभी तक हम पहले पढ़ाते रहे हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जो नई अपडेट करेंगे वो भी अपने आप उसमें हम अपडेट करते जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो CRPF का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। किसे? अनीश दयाल सिंह जी को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें CRPF की तो CRPF किसके अंतर्गत आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, मतलब सेवा और निष्ठा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में तो सुधांश पंत जी को नियुक्त किया गया है। सुधांश पंत जी क्या हैं? सुधांश पंत जी 1991 बैच के एक IAS अफसर हैं। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो अभी आप जानते हैं चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो यहाँ के CM बने हैं भजन लाल शर्मा। इसके अलावा यहाँ पर 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं, एक हैं प्रेमचंद्र बैरवा और दूसरी हैं दिया कुमारी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। और राज्यपाल हैं यहाँ के राजस्थान के कलराज मिश्र।
राजधानी है जयपुर। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम राजस्थान से संबंधित। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ है। ये हो चुका है आयोजित, ये 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित हुआ था। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। कल हमने आपको बताया था कि जो भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर बनेगा। और उदयपुर कितने झीलों के किनारे बसा हुआ है? लगभग 5 झीलों के किनारे उदयपुर बसा हुआ है। इसे भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ। तो ये जो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है ये राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, इसे याद रखिएगा। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। किसने किया था कि 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन? ये किया था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2022 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? यहाँ पे ये ऐसे मात्रा रहेगी, दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो कौन सा देश करेगा? तो ये जापान करेगा। तो जापान देश फरवरी 2024 में अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। अगर हम बात करें इससे पहले जापान ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? तो इससे पहले 7 सितंबर 2023 को जापान ने H2A एक नामक रॉकेट लॉन्च किया था। इससे पहले 7 सितंबर को किया था। अगर हम जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। और इसके पीएम कौन है? फ्यूमियो किशिदा। और भाषा तो जापानी बोली जाती है। आप लोग को मुद्रा बतानी है कि जापान की मुद्रा, जापान में कौन सी मुद्रा चलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जापान से संबंधित। जापान को समुद्र के अंदर विस्फोट के बाद नवा द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई? तो जापान की घट गई है। भारत और जापान के बीच 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? अगर हम NCDFI के बारे में बात करें तो NCDFI का जो हिंदी में अगर हम कहेंगे तो राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय, इसका शिलान्यास किसने किया है? इसका शिलान्यास किया भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पर किया है? गांधीनगर गुजरात में किया है। और अमित शाह के साथ वहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अगले प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन की तो हाल ही में बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग की तो 16वें वित्त आयोग का गठन 2026-27 से लेकर 2030-31 के लिए किया गया है इसका गठन। और ये जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा 31 अक्टूबर 2025 के आसपास ही इसकी रिपोर्ट सौंप देगा। अगर हम भारत के पहले वित्त आयोग की बात करें तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, 22 नवंबर 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। 16वें के हो गए, पहले के हो गए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो हाईएस्ट अलर्ट जो जारी किया गया सुनामी का वो किया गया है जापान
देश में किया गया है सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट। जापान जो है रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और जापान के प्रमुख 5 मुख्य द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। ये 5 मुख्य द्वीप हैं जहाँ पर जापान बसा हुआ है और जापान एक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितनी रह गई है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8% रह गई है। इसके घटने का प्रमुख कारण क्या रहा? इसके घटने का प्रमुख कारण जो रहा, कच्चे तेल और सीमेंट क्षेत्रों में हमें गिरावट देखने को मिली है, इसलिए ग्रोथ रेट घट गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की, तो किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर नहीं, यहाँ पे एस चंद्रशेखर हैं। एस चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। और झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और इनकी पार्टी का नाम हमने आपसे कल पूछा था, तो इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। याद रखिएगा, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इसे याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं झारखंड से संबंधित। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया। देवधर कहाँ पर है? देवघर है, देवघर होना चाहिए, झारखंड में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी किसी को लिया जा रहा है तो उसकी भी न्यूनतम मजदूरी तय होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब ठेके की बात की जा रही है यहाँ पर। और झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है और झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? अगर हम बात करें 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के वारंगल में एक विश्वविद्यालय काकती विश्वविद्यालय, वहाँ पर 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत का एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, अभी हाल ही में बने हुए रेवंत रेड्डी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। और तेलंगाना की अगर हम राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। और यहाँ की तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये हमने आपको बता दिया कि 2 जून 2014 को ये राज्य अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना से संबंधित ही पॉइंट हैं ये। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, रवि गुप्ता नए डीजीपी बने हैं तेलंगाना के। गद्दाम प्रसाद नए तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का भी उद्घाटन किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो जो सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1.25 करोड़। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। तो स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के
30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो अगर हम बात करें 30वें फ्लैग ऑफिसर के कमांडर इन चीफ के रूप में दक्षिणी नौसेना कमान के ये नॉन किसने संभाला है? ये संभाला है ऑप्शन नंबर सी वी श्रीनिवास जी ने ये पदभार संभाला है। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर था यहीं पे पूरा होता है। हम अगले दिन कल फिर आपके लिए नया कल का करंट अफेयर लेकर आएंगे और अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।